और प्रश्नावली 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूँ। देखिए, अब आपके पास समय बहुत कम है, आपके जो एग्जाम है वो बहुत करीब आ गए। इसको देखते हुए अब आपके डेली के डेली एक एक प्रश्नावलियों को क्लियर करते जाएंगे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। अगर आप किताबों से पढ़ेंगे तो किताबें तो आप देखो बहुत सारे सवाल होते हैं, इसमें तो पूरे पढ़ नहीं पाते, तो क्यों ना हम थोड़ा सा कम चीजें पढ़कर ज़्यादा नंबर लाए, ऐसा आप कोशिश करो। तो इसके लिए गुरु कृपा कोचिंग क्लासेज जिलाई है, इन्होंने एक मिशन चालू किया है कि सभी प्रश्नावलियों के, यानी आपकी 14 प्रश्नावलियां हैं और 14 प्रश्नावलियों को 14 दिनों के अंदर अंदर पूरा आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट रिवीजन करवाया जाए और वो क्वेश्चनों के माध्यम से साथ ही साथ इनको आपको सॉल्व करा के दिखाया जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो वो साथ ही साथ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब आपके आज देखो 22 तारीख हो गई, 22 जनवरी हो गई। अब 22 जनवरी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, चैप्टर 1 हो गया, फिर बचे कितने दिन? 8 दिन और बचे, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 दिन बच रहे हैं। तो 9 और 1 ये 10, तो 10 चैप्टर तो इसमें हो गए जनवरी में। बचे कितने चैप्टर? 4 चैप्टर। तो 4 चैप्टर को आप 1 से लेकर 4 फरवरी तक पूरा कर सकते हैं, यानी 4 फरवरी तक आप, या 5 फरवरी मान लो कोई सी दिन एक्सटेंड हो जाए, तो 5 फरवरी तक आपका जो रिवीजन है गणित का वो पूरा करा के देंगे हम। तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो जरूरी नहीं कि पहली बार में आपको क्लास अच्छी लगे, फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे। तो लगभग 5 फरवरी तक आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और फिर आप 6 तारीख से आपका जो विषय है, पहला पेपर है, उसकी तैयारी करें, क्योंकि फिर एग्जाम जल्दी आ गए। तो तैयारी आप शुरुआती जो 2 विषय जैसे अंग्रेजी हो गई, हिंदी हो गई, तो इनकी तैयारी करें। तो पहले हम आज से शुरुआत कर रहे हैं इसकी। देखिए, पहला सवाल है, किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? कोई 2 अभाज्य संख्या है, अब इनका हमें निकालना है HCF। HCF का मतलब सब जानते हो, महत्तम होता है, महत्तम समावर्तक। महत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों में चला जाए, मतलब आपको जो भी संख्या दी हुई हो उन दोनों में चला जाए, वो होता है महत्तम। तो हमें देखना है कि 2 अभाज्य संख्या है और इनका HCF हमें पता करना है कि कौन संख्या होती है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, या फिर 1। अब इसके लिए हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा, और यह हमेशा सभी संख्याओं के, सभी अभाज्य संख्याओं के लिए लागू होगा। जैसे अभाज्य संख्या ले लिया हमने, एक तो 2 और एक ले लिया 3। अगर इन दोनों का आप HCF निकालो तो HCF निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 2 बराबर 2 गुणा 1 और 3 बराबर 3 गुणा 1। तो देखो, इसमें केवल 1 ही मिल रहा है। इसके अलावा आप कोई सी भी संख्या ले सकते हो अभाज्य, जो अभाज्य हो। अगर आप इनका HCF निकालोगे तो HCF कितना आएगा? 1 आएगा हमेशा। कितना आएगा? 1। तो ये याद रखना कि जब भी आप कोई 2 अभाज्य संख्या लो और इनका HCF निकालो तो HCF हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो हो जाए डी। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अवास्तविक संख्या है। अब बहुत सारे बच्चे तो प्रश्न को पढ़ते ही कंफ्यूज हो गए कि अवास्तविक संख्या तो हमने पढ़ी नहीं, लेकिन जो वास्तविक संख्या आप पढ़ रहे हो उसका तो आपको पता होगा कि वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ते हैं हम। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, ये सब क्या होती है? आपकी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन इनके अलावा और भी संख्या होती है जिसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। तो देख तो, √3 एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय है तो ये वास्तविक संख्या होगी। ये √-2, अब जब भी रूट के अंदर माइनस का चिन्ह हो तो वो आपकी वास्तविक संख्या नहीं होगी, वो हो जाएगी आपकी
काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्या। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, ये वाला सही हो जाएगा, बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या है। अब सबसे छोटी भाज्य भी बतानी है और भाज्य में कौन सी, विषम वाली। तो हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, फिर होती है 6, फिर होती है 8, फिर होती है 9, फिर होती है 10। ये सारी भाज्य संख्याएं हैं। 2 तो अभाज्य होती है, 3 भी अभाज्य होती है और एक भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है। तो शुरुआत कहाँ से होगी, 4 से होगी। अब इसमें भाज्य में देखना है हमें विषम संख्या कौन सी आ रही है। सबसे पहले ये सम है, ये सम है, ये सम है और ये आपकी विषम संख्या है। तो 9 आपका उत्तर हो जाएगा इसमें। तो 9, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है परिमेय संख्या है। अब हमें इनमें से बताना है कि कौन संख्या परिमेय है। पाई को हम अपरिमेय संख्या मानते हैं। √2 का यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय होगी, तो ये अपरिमेय है। 2 से 1/3। अब जब इसको हल करेंगे हम 2 से 1/3 को, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7/3 और ये हमारा p/q के रूप में आ गई। तो इसका मतलब ये जो उत्तर है वो हमारा सही होगा। अब आगे देखो दशमलव में भी एक परिमेय संख्या होती है जो शांत होती है और जो अशांत आवर्ती होती है वो परिमेय कहलाती है। लेकिन ये जो संख्या है वो अनावर्ती संख्या है। देखो दशमलव के बाद में 3 आ रहा है शुरुआत में और बाकी 3 यहाँ पे आ रहा है। फिर 3 के बाद में 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर यहाँ पर 7 आ गया। तो यहाँ पर आवर्ती खत्म हो गई, आवर्ती नहीं हो रही है। बार बार यहाँ से ये 3 के बाद के जो अंक है वापस आते तब तो ये आवर्ती कहलाती है, लेकिन वापस रिपीट नहीं हो रहे तो ये अशांत अनावर्ती हो जाएगी और अशांत अनावर्ती अपरिमेय संख्या होती है। हमें बताना है इसमें परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हो गई 2 से 1/3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 306 और 657 का HCF 9 है, तो इनका LCM क्या होगा यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखो जब भी आपको 2 संख्या दी हुई हो और HCF और LCM में से कोई एक दिया हुआ हो, या फिर HCF और LCM दिया हुआ हो और एक संख्या दी हुई है दूसरी संख्या पूछे, तो उसके लिए एक सूत्र होता है A × B, यानी पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF × LCM के। इसमें मान रखेंगे हम पहली संख्या 306 है, दूसरी संख्या 657 है और HCF 9 है, LCM हमें ज्ञात करना है। तो 9 का पक्षांतरण करेंगे इधर, 306 × 657/9 बराबर LCM। अब 9 से कट रही है, 3 और 6 9 होता है तो 9 का भाग जाएगा इसमें। तो 9 × 27, 9 × 4 = 36, 657 को 34 से गुणा कर लो तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 22,338। ये हो जाएगा उत्तर। तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 336 और 54 का HCF क्या होगा। तो 336 इसके गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 12 और 2 × 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 का जाएगा, 3 × 7 = 21 और 7 एकम 7। 54 के निकाल लो गुणनखंड, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27 और 3 3 9, 3 एकम 3। यहाँ देखो अब 1 2 मिल रहा है और 1 3 मिल रहा है, तो 2 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी आपका जो ऑप्शन है उत्तर होगा वो 6 होगा, यानी 6C वाला आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है। अब सबसे छोटी भाज्य की हमने बात कर ली और अब भाज्य की बात करें तो जो अभाज्य संख्या है वो देखेंगे। सबसे छोटी होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, ऐसी चलती जाती है। इसमें कौन सी पूछा गया है, अभाज्य में विषम संख्या। अब ये 2 तो सबसे छोटी है लेकिन ये सम संख्या है, तो विषम कौन सी होगी, 3। तो हमारा जो उत्तर है वो उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8,
72 के अभाज्य गुणनखंड है। 72 के अभाज्य गुणनखंड, देखिए ये जो 72 है इसके गुणनखंड करेंगे हम। 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 अंटे 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। अब इसमें 2 की घात कितनी होगी 3, और 3 की घात कितनी होगी 2, यानी 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। कौन सा ऑप्शन है? 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ये वाला ऑप्शन है डी, 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 36 व x का HCF व LCM क्रमशः 6 व 180 हो तो x का मान क्या होगा? देखिए क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया था यहाँ पर, HCF और LCM वाला सॉरी। दो संख्या है 36 और x, जब भी दो संख्या दिया हुआ और उनका HCF और LCM दिया हुआ है तो हमें कोई एक चीज पूछेगा इसमें से। तो दो संख्या हमारे पास 36 और x, दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? HCF इंटू LCM के। तो HCF और LCM है 6 और 180, तो x बराबर हो जाएगा 6 इंटू 180 बटा में 36, 6 से कट गया 6 बार, 6 18 और 0, यानी x बराबर हो गया 30। ऑप्शन है सी वाला, तो हमारा जो सी उत्तर है वो हो जाएगा। देखते हैं, दो संख्याओं का HCF खोजने वाले विद्वान गणितज्ञ कहाँ के थे? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन है यूनान के, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 11, वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, वो कौन सी संख्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो? तो वो आपका जो उत्तर होगा वो होगी भाज्य नहीं होती है, विषम संख्या भी नहीं है, अभाज्य संख्या आपका उत्तर हो जाएगा सी। कि कोई सी भी अभाज्य संख्या ले लो, उसके गुणनखंड करोगे आप तो केवल 2 ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, इसमें पूछा गया है घातों का योग क्या होगा? तो 196 है, इसके गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, 2 अंटे 16, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 7 49, 7 एकम 60। तो अभाज्य गुणनखंड है, इसकी घातें करेंगे, तो की घात हो गई 2 इंटू 7 की घात हो गई 2, दोनों घातों को जोड़ दो तो 2 + 2 बराबर कितना हो गया 4, यानी हमारा जो उत्तर है वो 4 होगा। ऑप्शन है बी वाला। चलो इसमें अब सदा लिख दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें या जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे? 5 बचे। तो ऐसा सवाल आए तो आपसे पूछा गया है बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब तो होता है HCF, लेकिन किसका HCF? उस HCF से 245 में और 1029 में भाग दे, विभाजित का मतलब भाग दे, तो सभी प्रत्येक दशा में यानी इसमें भी भाग दे तो भी शेषफल 5 बचे, और इसमें भी भाग दे तो शेषफल कितना बचे? 5 बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है उसको हटा देंगे इसमें से, फिर उनका HCF निकाल लेंगे। तो 245 है, इसमें से 5 कम करेंगे तो ये हो गया 240, और 1029 है, इसमें से 5 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 1024। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे हम? HCF निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे इसके 240 के, तो ये हो जाएगा 2, 120 का आधा 60, 60 का आधा 30, 30 का आधा 2, वो 15, 15 में 3 का भाग देंगे 5 इंटू 5, और ऐसे 1024 में 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 512, 512 में फिर 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 256 हो गया, फिर 2 का भाग देंगे तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अंटे 16, यानी फिर 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 6 4, फिर 2 का भाग देंगे तो ये हो गया 32, फिर 32 में 2 का भाग देंगे 16, फिर 2 का भाग देंगे 8, फिर 2 का भाग देंगे 4, फिर 2 का भाग देंगे 2, फिर 2 का भाग देंगे। अब इनका हमें निकालना है HCF, तो HCF कितना होगा? देखो, एक तो 2 मिल रहा है, फिर दूसरा भी 2 मिल रहा है, फिर एक और 2 मिल रहा है, फिर 2 मिल रहा है, इनके अलावा और
थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। पिछले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो था 16, आप उसमें 16 सही कर ले। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न ये 1 नंबर का होता है 2658। इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके गुणनखंड 2658। अब इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 1 शेष बच गया, 2 नाम 18। फिर अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे इसमें 11, 3 14 और 1 15, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब 443 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो इसमें 443 का ही जाएगा एक बार। तो हमारा जो गुणनफल हो गया 2658 हो जाएगा 2 × 3 × 443, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यह होती है कि किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसकी हमें जांच करनी है कि कोई संख्या हो 6 की पावर n, क्या ये हमारी संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो आधार है 6, इसमें 6 की पावर n में हम 6 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड हो गए 2 × 3 और 2 तिया 6 हो गया। अब देखो इसमें जब भी हमें कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए बोलता है तो 0 पर समाप्त होने का मतलब है कि उसका जो इकाई वाला अंक है वो 0 आए। और 0 कब आता है, जब कोई संख्या जिसका जो आधार है वो 2 की घात m × 5 की घात n के रूप का हो, वो संख्या हमेशा 0 पर समाप्त होगी। यानी हम कहें कि यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप के नहीं है। अतः संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या है हमारे पास a बराबर x की पावर 3 y² और b है xy क्यूब, b है xy क्यूब। तो हमें इन दोनों संख्याओं को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आप जानते हो एलसीएम में सबसे जो बड़ी घात आ रही है उसको लेते हैं। अब देखो इसमें a व b का एलसीएम, a और b का जो एलसीएम निकालेंगे वो क्या हो जाएगा। देखो पहले हम देखते हैं x की पावर कितनी है 3 और नीचे b में कितनी है 1, तो अधिक ज़्यादा पावर जो है वो कितनी है 3 है। तो यहाँ पर हमारा जो x का हो जाएगा 3 और y में देखेंगे y की घात इसमें 2 है इसमें 3 है, तो y की घात कितनी हो जाएगी 3, बड़ी वाली लेंगे हम घात। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा x की घात 3 y की घात 3। तो इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा x³ y³। अगर इसी में मान लो आपको पूछता है एचसीएफ, तो एचसीएफ में तो हम क्या लेते हैं, दोनों में कॉमन मिलाते हैं, कम वाली घातों को मिलाते हैं। इसमें x से एक ही इसकी घात कितनी है 1 है, इसमें 3 है, तो कम घात लेते हैं हम x, और y की घात इसमें कम वाली कितनी है 2 है, तो y की घात 2 लेते हैं। तो ये जो इसका हो जाता है एचसीएफ।
अति लघुत्रात्मक प्रश्न खत्म हो गए। देखो क्वेश्चन जो है अबसद वाले अति लघुत्रात्मक में पूछे जा सकते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपस में चेंज हो जाते हैं। करते हम लघुत्रात्मक प्रश्नों की। लघुत्रात्मक प्रश्न 2 नंबर का आता है प्रत्येक प्रश्न। इस तरह से हमारी जो पहला प्रश्नावली है वो 4 नंबर की है। 4 नंबर में हम इन सवालों को करेंगे। यदि HCF 72 और 48 24 है दिया हुआ है तो LCM 72 48 ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है भाई दो संख्या है 72 और 48। इसको हम करते हैं A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का HCF इंटू LCM बराबर होता है इसके गुणनफल के बराबर। तो दो संख्या तो ये है और HCF है 24 और हमें निकालना है इनका LCM। 24 इधर पक्षांतरण करेंगे 72 इंटू 48 बटा 24 बराबर LCM। तो 24 का भाग 48 में देंगे 2 आएगा। 24 दूनी 48, 72 को 2 से गुणा कर लो, 2 दूनी 4 और 2 साथी 14। तो इनका जो LCM होगा वो 144 हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध करने वाला सवाल आएगा तो बड़ा वाला तो आएगा नहीं, और आ जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने पढ़ चुका है। लेकिन फिर भी एक सवाल करवा रहा हूँ कि 2√5 का हमें बताना है कि यह अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि माना 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और अगर ये अपरिमेय संख्या है, और एक मिनट, परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P बटा Q के बराबर में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जहां नियम होते हैं कि Q बराबर 0 नहीं होता है तथा P व Q दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, पूर्णांक है। साथ ही ये दोनों क्या होते हैं, सहभाज्य होते हैं, सहभाज्य है, अर्थात इनका HCF 1 होता है। इनका जो HCF है वो कितना होता है, 1। ये हमें लिखना पड़ेगा, चाहे आपको कोई सी भी संख्या पूछ ले अपरिमेय, तो आपको सबसे पहले तो P बटा Q के रूप में उसको लिखना है बराबर में, और फिर ये जो नियम है ये नियम आपको लिखना है। अब देखो अंडररूट वाली संख्या के साथ में और कोई संख्या आ रही है, चाहे जोड़ में, चाहे बाकी में, चाहे गुणा में, तो उसको हमेशा क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो ये P बटा Q के रूप में P बटा Q के पास लाएंगे तो जैसे बटा में आ जाएगा और इधर बचेगा √5। अब दोनों ये बराबर तो दिया हुआ है लेकिन हमें बताना है कि बराबर नहीं है। कैसे नहीं है बराबर, P बटा Q देखेंगे हम। P बटा Q क्या है, परिमेय संख्या है, और हमारी जो 2 है वो भी परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या एक साथ जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ भी हो तो उसका जो मान है हमेशा परिमेय संख्या आता है। जबकि √5 जो है वो क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। तो दोनों बराबर नहीं हो सकता। तो इसमें हम ऐसा लिखेंगे कि यहाँ √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी गलत कल्पना क्या करता है, विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर, ये आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, √2 और √3 के बीच में स्थित कोई एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। √2 और √3 इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या बतानी है, कौन सी होगी। तो देखो अगर 2 संख्या हो तो 2 संख्याओं के बीच में हम बहुत सारी परिमेय संख्या बता सकते हैं। कैसे, जब हमें इनका मान पता हो। तो √2 का मान जो होता है वो होता है 1.414 और √3 का मान होता है 1.732। आगे और भी मान होते हैं, संख्या होती है, जैसे √2 का आप निकाल भी सकते हो भाग देकर। इसमें एक ही संख्या है तो जोड़ा बनेगा, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। 1 का वर्गमूल करेंगे हम और ये घटाएंगे 1 और इधर हो गया ये 2, फिर दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 100 और यहाँ पर हम 4 लिखे, 24 चौक 96 हो गया, घटाएंगे तो 4, फिर 2 0 उतारेंगे, यहाँ 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया 28। अब 28 के आगे मान लो अपन 1 लगा रहे हैं क्योंकि 2 लगाएंगे ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 1.41 कुछ आ रहा है।
अब इन दोनों के बीच में हम परिमेय संख्या देखेंगे। शुरुआत में तो 1 पॉइंट आ रहा है कुछ, तो 1.4 और यहाँ पर आ रहा है 1.7। तो 4 और 7 के बीच में 5 और 6, आप एक अंक का भी ले सकते हो, 2 अंक का भी ले सकते हो। तो √2 व √3 के बीच एक परिमेय संख्या लिखनी है हमें। तो जैसे मान लो 1.5 लिख दिया। 5 के आगे आप 2 अंक भी लिख सकते हो, 3 अंक भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि शांत दशमलव जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 4, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अब वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? देखिए, वह संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, जो परिमेय और अपरिमेय हो सकती है। कौन सी हो सकती है? परिमेय और अपरिमेय। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, ये जो ऐसी संख्या जो हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं और परिमेय और अपरिमेय हो सकती है संख्याएं। आप जानते हो परिमेय संख्या कौन सी होती है और अपरिमेय कौन सी होती है। तो ये हमारी प्रश्नावली 1 जो है वो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। आपका सहयोग करने के लिए गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस सदैव तत्पर रहेगी। बस आपको डेली आपको पढ़ाई करनी है और कम समय में, कितनी कम मेहनत में आप अच्छा परिणाम ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। आप आगे की क्लास देखने के लिए आपके सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक और फॉलो कर लिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो डाले, अगले वाला वीडियो कल डाल दिया जाएगा तो उसको आप देखने में आसानी हो। धन्यवाद।